नमस्कार साथियों, मैं श्रवण राज आपके अपने यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए डेडिकेटेड चैनल जोश नेट जेआरएफ पे सभी का स्वागत करता हूं। आपको पता है कि हम लोग खास तौर पे आज की कक्षा में यूजीसी नेट पेपर 1 जो कंपलसरी होता है सभी विषयों के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए आए हैं। आपको ये भी पता है कि आज का जो कक्षा है मेरा आईसीटी का है। आईसीटी मतलब यूनिट 8। आप जानते हैं कि यूजीसी नेट पेपर 1 में 10 यूनिट होते हैं। 10 यूनिट में हम लोगों ने अब तक 7 यूनिट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हम लोग अभी 8वें यूनिट में हैं। 8वें यूनिट में मैं भी बताऊं आपको कि इससे पहले हम लोग का जो है 5 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अगर आप पहली दफ़ा देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको कही जाती है मेरे द्वारा कि आप सबसे पहले यूनिट 1 से प्रारंभ कीजिए, देखना कि लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए। दूसरी बात कि यदि आप चाहते हैं कि आईसीटी को देखना तो आईसीटी के लिए लेक्चर 1 को पहले देखिए, उसके बाद आप आगे को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि मिशन जेआरएफ के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो टॉपर्स के द्वारा रिकमेंडेड बुक होता है, खासकर के बीएस मदान का, वो बुक का संपूर्ण निचोड़ मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। जो आपके एग्जाम के लिए जब आप फ्री हैंड लेक्चर है, नोट्स बना के रखेंगे तो एग्जाम से 10 दिन पूर्व भी आप इसको बेहतर तरीके से क्या करेंगे, एनालिसिस कर लेंगे। साथ ही पीवाईक्यू करना कभी मत भूलना, क्योंकि पीवाईक्यू भी हमारे प्लेटफॉर्म पे क्या है, बहुत ही डिटेल्ड तरीके से करवा दिया गया। जब आप मेरे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो सबसे पहले दिखेगा मिशन जेआरएफ दिसंबर। तो मिशन जेआरएफ दिसंबर, और आपको पता है दिसंबर 2025 में एग्जाम है। आप दिसंबर में रहे एग्जाम या जून में रहे कोई भी एग्जाम, लेकिन आपको मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ यहाँ पर मिशन जेआरएफ। जब जाएंगे तो आपको इस तरीके से क्लासेज आपको दिखेगा। ठीक है, सारे क्लासेज दिखेगा। ठीक है, इस क्लासेज में आपको कोर्स पर जाएंगे तो एक एक क्लासेज अपलोड है, सारे कोर्सेज अपलोड है। शुक्ल बैच भी अपलोडेड है, जो रामचंद्र शुक्ल जी की पूरी संपूर्ण गाथा उसमें रखी हुई है। उसके बाद आप लास्ट 60 डेज जेआरएफ बैच में अगर जाएंगी तो यहाँ पर सारे 60 दिन में कैसे जेआरएफ की तैयारी की जाती है इसके बारे में तमाम चीज़ की जानकारी मिल जाएगी। क्रैश कोर्स भी आपके लिए स्टार्ट कर दिया गया है, जीरो टू हीरो बैच भी स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि ये सब वो बैच है, महत्वपूर्ण बैच है, जो आपके यूजीसी नीट की एग्जाम की तैयारी कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मिशन जेआरएफ बैच जो सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड जेआरएफ के लिए है, वो भी करवा दिया गया। साथ में सिलेक्शन बैच भी हमारे पास है। सिलेक्शन बैच का मतलब ये होता है कि आप अगर यहाँ से तैयारी करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 संपूर्णता के साथ, यदि आपका विषय हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, करते हैं तो आपका क्या होगा, डायरेक्टली चीज़ें आपका जेआरएफ होगा। ठीक है, अब आते हैं प्लेलिस्ट में। जब प्लेलिस्ट में आते हैं तो प्लेलिस्ट में देखेंगे कि कुल मिला के सारा चीज़ अपडेटेड आपको यहाँ पर क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पर आप मेरे साथ का क्या करते हैं कि यहाँ पर जब आते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 कंप्लीट बैच जब करते हैं तो तमाम जितने भी कोर्सेस हुआ है, जितने भी क्लासेज हुआ है, सारे क्लास आपको एक ही जगह मिल जाएगा। आप सारे को डाउनलोड भी कर सकते हैं या एक एक करके देख भी सकते हैं। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है। अब देखिए, जब वीडियो पे आप आते हैं तो अभी देखिए मेरा ये क्लासेज क्या है, सबसे पहली बात चल रहा है, आप इसको देखिए। गति का जो ऊपर जो संक्षिप्त उल्लेख हम लोगों ने किया था इससे पूर्व वाली कक्षा में, अब जब जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। आप इस तरीके से क्या करेंगे, सामान्य प्रवृत्ति का पता चल सकता है। लेक्चर चल रहा है। अब इस काल के मुख्य कवियों का विवरण हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आप जानते हैं कि रीतिकाल जो शुरुआत माना जाता है चिंतामणि त्रिपाठी से ही माना जाता है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, तो चिंतामणि त्रिपाठी के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ लेते हैं कि क्या है। ये प्रीमियर हो चुका है। इसी प्रकार से क्या करते हैं आप इसको देखिए। जिला कानपुर आईसीटी के भी देखेंगे तो आईसीटी का भी लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। आप जाकर के उसको नोटिफाई कर लेंगे तो आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, जो क्लासेज हो चुका है उस क्लासेज को भी देखेंगे तो आपको देखिए कि किस तरीके से क्लासेज आपके लिए लिया जाता है। नमस्कार साथियों, मैं श्रवण राज आप सभी को आपके अपनी प्लेटफॉर्म जो यूजीसी नेट की तैयारी के लिए डेडिकेटेड है, जोश नेट जेआरएफ पे स्वागत करता हूँ। साथ ही आपको ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको करना है सबसे पहले ये 3 क्योंकि नोट्स में बनाएंगे और चीजें क्या होता है, मिलना शुरू हर चीज आपको क्या हो जाएगा अवेलेबल है। देखा था एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड देखा था। क्या देखा था, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, तीनों में अंतर को भी हम लोगों ने देख लिया था कि एनालॉग क्या होता है, बिट्स क्या होता है, तमाम चीजों को आज हम लोग देखने वाले। चलिए, अब हम ये कहने चाह रहे थे कि अगर मान लिया जाए कुल मिलाकर कि आप इस तरीके से एक एक क्लास को करेंगे तब आपको कभी क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए, हम अब क्या करते हैं अपने पेपर के आपको मैं छोटा सा संक्षिप्त के तौर पे बता देता हूँ कि हम लोगों ने क्या देखा था इससे पहले। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को, तो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में देखे थे, ऑपरेटिंग सिस्टम देखा था, इनपुट डिवाइस देखा था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट देखा था,
इसको सीपीयू बोलते हैं। ठीक है, सीपीयू को जानते हैं, सीपीयू को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें भी देखा जाए 3 भाग होता है। एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, मेमोरी और कंट्रोल यूनिट। इस तरीके से डायग्राम बना करके मैंने दिखा दिया था। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर जो मेमोरी होता है, मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी को भी बहुत अच्छे से बता दिया। साथ में मेमोरी के लिए तमाम चीज़ें आज मैं क्या करूँगा, इसी चीज़ को लेकर के विस्तृत जानकारी हम लोग आज क्या करेंगे, लेने वाले हैं। चलिए अब हम चलते हैं लेक्चर की ओर। मैं आपको क्या करता हूँ, पूर्व के हाथ ही ये हटा देता हूँ, जिससे कि आपका कंटिन्यूटी बना रहेगा, खासकर असाइनमेंट ये तैयार करने के लिए। ठीक है, अब चलिए, अब चलते हैं आपका एक एक चीज़, जो रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, तमाम वो चीज़ों को हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले कंप्यूटर मेमोरी के बारे में आप जानते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी की मैंने बेसिक अंतर आपको बता ही दिया था। अब जब आता है प्राइमरी मेमोरी, क्या आता है, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में सबसे पहले जो मैंने आपको क्या बताया था कि ये तो आप जानते ही हैं, प्राइमरी मेमोरी का जो ऊपर में मैंने भाग बता दिया था। प्राथमिक में क्या था, अस्थाई, कैश और अस्थाई, रोम, पीआर रोम, ईपी रोम और ईईपीआर रोम। ठीक है, उसके बाद कैश, अस्थाई में डैम, डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम। तो इसी चीज़ को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर विस्तृत तौर पे देखते हैं कि क्या होता है। सो सबसे पहले इस स्मृति मेमोरी का यूनिट का जो है ना, संपर्क सीधे सीपीयू से होता है। संपर्क जो होता है सीधे सीपीयू से होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से रहता है। यह स्मृति अनेक छोटे भागों में विभाजित होती है, पता है, जिनको लोकेशन या सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं, लोकेशन या सेल बोलते हैं। मेमोरी के छोटे भाग, छोटे भाग को क्या बोलते हैं, विभाजित, तो उसको लोकेशन बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, सेल। इस बात को याद रखना है आपको। प्रत्येक लोकेशन में एक निश्चित बीट स्टोर की जाती है। आपको पता है इसमें जो जितने भी लोकेशन है सब जगह बीट स्टोर किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि एग्जांपल में बीट की अगर बात करेंगे तो बीट का एग्जाम कह सकते हैं 8, 16 बीट, 32 बीट, 64 बीट या 128 बीट। ठीक है, इस तरह से बात होती है। जितनी बीट अधिक होगी उतनी ही डेटा स्थानांतरण की गति क्या होगी, फास्ट होगी। ये भी बात तो आपको पता ही है। इसकी तुलना सड़क से की जा सकती है कि जितनी सड़क चौड़ी होगी उतनी ही आवागमन में क्या होगा, सुविधा ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्राइमरी मेमोरी खासकर सेकेंडरी मेमोरी की अपेक्षा क्या होता है, बहुत तीव्र होता है। ये आपको मैंने शुरुआत में अंतर में बता दिया था कि तीव्रता की अगर बात करेंगे ना तो कह सकते हैं इसको प्राइमरी मेमोरी पीएम ग्रेटर देन क्या होगा, सेकेंडरी मेमोरी एसएम। ठीक है, बात समझ में आ गया। डेटा संग्रहण को खासकर लिखने के लिए और डेटा प्राप्त करने के लिए पढ़ने के लिए कहते हैं, बात आप जानते ही हैं। यह खासकर स्मृति जो होता है, मेमोरी होता है, मुख्य रूप से सेमीकंडक्टर के रूप में होती है। किस में होती है, सेमीकंडक्टर के रूप में होती है। सेमीकंडक्टर के रूप में होती है। ये भी खासकर इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का उपयोग किया जाता है। ये पता है, आईसी का उपयोग किया जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट का, जो किसका बना होता है, सिलिकॉन चिप के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, सिलिकॉन चिप के बने होते हैं। सिलिकॉन चिप के बने होते हैं, याद रखना है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आपको बता दिया, ये जो आईसी बना होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ये किसका बना होता है, सिलिकॉन चिप का बना होता है। अब हम चलते हैं आगे। आगे का मतलब ये है कि रोम क्या होता है, क्या होता है, रोम का मतलब क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। जब रीड ओनली मेमोरी की बात करते हैं, ये देखिए, ये सबसे पहले जानेंगे क्या, ये एक प्रकार अस्थाई है, नॉन वोलेटाइल है। अस्थाई मेमोरी है। ठीक है, खासकर जिसमें संग्रहित सूचना जो होता है स्वयं नष्ट नहीं होती है, जो स्वयं अपने आप में नष्ट नहीं होता है, इसमें बदलाव भी नहीं किया जा सकता है। स्वयं सूचना स्वयं नष्ट नहीं होना, सूचना स्वयं नष्ट नहीं होगा। ठीक है, ये बात आप समझ में आ गया। ये कंप्यूटर निर्माण के समय ही स्थापित कर दी जाती है।
ये कब स्थापित किया जाता है? जब कंप्यूटर निर्माण होता है तभी कर दी जाती है। कंप्यूटर इसको केवल पढ़ सकता है। कंप्यूटर क्या करेगा? कंप्यूटर इनको केवल क्या कर सकता है? पढ़ सकता है, पढ़ सकता है। इनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, ये बात आपको पता ही पहले से ही है। खासकर विद्युत आपूर्ति जो होता है, इलेक्ट्रिक जो सप्लाई करते हैं, बंद होने पर भी ये संग्रहित रहती है, ये भी याद रखिएगा। पढ़ने मतलब जब अगर मान लो विद्युत आपूर्ति बंद भी हो जाएगा तो भी संग्रहित रहेगा, ये बात लिखने की ज़रूरत नहीं है। रोम के जो खासकर रोम होता है, अंदर डेटा संग्रहित करने की क्या होती है? बर्निंग भी इसको कहते हैं। डेटा जो संग्रहण होता है इसका, डेटा संग्रहण को क्या बोलते हैं? इसको हम बर्निंग बोलते हैं। बर्निंग द डेटा, बर्निंग डेटा। ठीक है, बर्निंग डेटा बोलते हैं। अस्थाई जो स्मृति होते हैं, जो अस्थाई मतलब जो अखंड वोलेटाइल मेमोरी की मैं बात कर रहा हूँ, अन्य उदाहरण कह सकते हैं इसको, जो आपको मैंने बता ही दिया था। जो हार्ड ड्राइव जो होता है, क्या होता है? हार्ड ड्राइव जो होता है, हार्ड ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, फ्लॉपी हो गया, इत्यादि में आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो उसके बाद मैं बता रहा हूँ, खासकर जो बेसिक जो इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है का एक प्रोग्राम होता है रोम। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे हम बात करें ना, तो एग्जांपल में आप इसको रख सकते हैं, हार्ड ड्राइव, हार्ड ड्राइव इसको रख सकते हैं। ठीक है, मेमोरी कार्ड भी दे दो। इनबिल्ट होता है, याद रखना, कंप्यूटर इसको पढ़ेगा, इनबिल्ट होता है इसमें। अब देखिए, अब इसका भाग, इसका भी कई सारे प्रकार है। दूसरा इसका एग्जांपल में एक बार और कह सकते हैं कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS, इसी का भाग है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो खासकर 3-4 पार्ट होता है, आपको पता ही है। पहला तो आप जानते हैं पी रोम होता है, दूसरा होता है EP रोम होता है, तीसरा होता है EEP रोम। क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। पी रोम का मतलब प्रोग्रामेबल रोम होता है। P4 क्या होता है यहाँ पे? प्रोग्रामेबल कह सकते हैं इसको। ठीक है, मतलब पी रोम प्रोग्रामेबल रोम हो गया, ये बात समझ में आ गया। अगर अगर इधर की बात करें तो EP रोम का का मतलब ही होता है इरेजेबल। क्या होता है? इरेजेबल। इरेजेबल होता है। और ये जो खास करके होता है ट्रिपल E वाला, ये होता है आपको इलेक्ट्रिकली EEPROM। ठीक है, बात समझ में आ गया, इलेक्ट्रिकली EEPROM होता है। चलिए, अब जब बात करेंगे कि तीनों में अंतर क्या है, तो उस अंतर को एक बार हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले खास करके जो प्रोग्रामेबल रोम होता है, इस स्मृति में किसी प्रोग्राम को केवल एक बार संचित किया जा सकता है, केवल एक बार। ठीक है, केवल एक बार ही संचित, ठीक है, संचित किया जा सकता है। परंतु ना तो इसे मिटाया जा सकता है, ना ही इसे संशोधित किया जा सकता है, कि केवल एक ही बार संचित होगा। इसको मिटा भी नहीं सकते हैं, मिटाना और संशोधन संभव नहीं, संभव नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गया। दूसरा करेंगे, अगर मान लो इरेजेबल में हम जब आते हैं, तो इरेजेबल में जो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट में संचित किया गया होता है। इसमें क्या होता है? IC में होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट में संचित किया गया प्रोग्राम होता है।
अगर इसको मिटाने की बात करेंगे तो इसको जो मिटाने के लिए खास करके यूवी रे का यूज किया जाता है। अगर मिटा करके जो है दोबारा यूज कर सकते हैं, दोबारा यूज किया जा सकता है, ठीक है। जब हम इधर आते हैं डबल ई प्रोम में, इलेक्ट्रिकली ई प्रोम में, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकली जो इरेजेबल प्रोम जो होता है, ई प्रोम मतलब इरेजेबल, यह इरेजेबल होता है। इरेजेबल प्रोम पर स्टोर किए गए प्रोग्राम को मिटाने अथवा संशोधित करने के लिए किसी एक अन्य उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है इसमें, ठीक है। इस ई का मतलब ही इरेजेबल होता है, याद रखना है। इरेज मतलब मिटाना, ठीक है। अब देखो, जब बात करेंगे यहाँ पे तो इसमें मिटाना और संशोधित के लिए कोई अन्य उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। मिटाने के लिए अन्य उपकरण की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात करेंगे, कमांड्स दिए जाने पर कंप्यूटर में उपलब्ध इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ही इस प्रोग्राम को संशोधित कर सकते हैं। कमांड के जरिए संशोधन, कमांड के सिग्नल के जरिए संशोधन, क्लियर। इसको फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपने अभी तक क्या किया होगा, नोट्स बना लिया होगा। पीरोम का, ईपीरोम का और डबल ईपीआरओम का, ठीक है। प्रोग्रामेबल मतलब इरेजेबल और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, तीनों चीज़ आपने देख लिया। अब हम चलते हैं क्या, रैम के बारे में जानकारी लेते हैं। किसका बारे में लेते हैं? रैम के बारे में। रैम कहिए, राम कहिए, बट यहाँ पर राम नहीं बल्कि रैम कहा जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो जब रैंडम एक्सेस मेमोरी में आते हैं तब बात आता है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी को संक्षिप्त रूप में रैम भी कहा जाता है। यह बात आपको पता ही है। रैम बोलते हैं। यह कंप्यूटर की मुख्य स्मृति होती है। क्या होती है? कंप्यूटर की मुख्य स्मृति होती है, मेमोरी होती है। आप ऐसे समझो, मेमोरी, स्मृति का मतलब मेमोरी ही होता है। ये मूलतः क्या होता है? अस्थाई में होता है। अस्थाई होता है, वोलेटाइल होता है, ठीक है। जिसको संग्रहित रखने के लिए सतत विद्युत ऊर्जा आपूर्ति की आवश्यकता रहती है, ठीक है। चालू रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता, ठीक है। मेमोरी के हर स्थान तक एक समान समय में पहुंचा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि जैसे हम कंप्यूटर को चालू करते हैं, निर्देशों का समूह हार्ड डिस्क से रैम पर कॉपी हो जाता है, ठीक है। रैम से क्या हो गया? कॉपी हो जाता है। जैसे ही कंप्यूटर बंद किया जाता है, ये गायब हो जाता है। अब कहता है कि यह दो प्रकार की होती है। प्रकार, इसके प्रकार को देख लेते हैं। एक होता है स्टैटिक मेमोरी, स्थिर, ठीक है, स्टैटिक जिसको बोलते हैं। और दूसरा होता है गतिशील, ठीक, गतिशील मेमोरी, स्मृति, जिसको हम क्या बोलते हैं? डायनामिक। चलो अब हम देखते हैं कि खास तौर पे ये स्थिर मेमोरी क्या होता है, कैसे होता, काम करता है। इसको
ये स्थिर मेमोरी होती है, अधिक स्थान लेती है। क्या करती है? अधिक स्थान लेती है। ठीक है, इसलिए निर्माण लागत अधिक होती है, निर्माण लागत भी अधिक होता है, खर्च लागत ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है। यह फास्ट भी होता है, रिफ्रेश भी नहीं करना पड़ता, इसको रिफ्रेश नहीं करना है। यह दीर्घ काल तक रहती है, मतलब लॉन्ग टाइम तक रहता है। लॉन्ग टाइम तक रहता है। ये सब आपने क्या देखा? ये देखा स्थिर मेमोरी, स्टैटिक के। अब आप देख लीजिए एक बार खास तौर पे दूसरी तरफ गतिशील स्मृति का जीवन काल क्या होता है इसको। जब गतिशील में स्मृति का जीवन काल कम समय का होता है, इसका कम समय, ठीक है। यह आकार में छोटा होता है, छोटा होता है। इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। क्या होता है? बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। बात आप समझ में आ गया होगा कुल मिलाकर के। अब चलते हैं जो सबसे कॉमन क्वेश्चन जो आता है, किसी भी इन जगह पूछ लेता है। मोबाइल में आप पर डे यूज़ करते हैं, फिर भी आपको हो सकता है ध्यान ना हो। कैसे मेमोरी? ठीक है, मैं इसका बात कर रहा हूँ। यह कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है। ये बात आपको पहले से क्या है, पता है, यानी वोलाटाइल है ये। जो सीपीयू में खासकर सीपीयू मेमोरी के सबसे निकट होती है। क्या होता है? सीपीयू में मेमोरी के सबसे निकट होते हैं, सबसे निकट होती है। सभी वर्तमान निर्देश जो होता है कैश मेमोरी में ही संग्रहित होते हैं। जो वर्तमान निर्देश होता है, सभी वर्तमान जो निर्देश होता है, सभी वर्तमान निर्देश इसी में स्टोर होता है, स्टोर होता है। ठीक है, ये सबसे तीव्र मेमोरी है। ये भी पता फास्ट रखना पड़ेगा। ये फास्ट मेमोरी है। ठीक है, यह कंप्यूटर जो है माइक्रो प्रोसेसर को हाई स्पीड डेटा एक्सेस प्रदान करती है। ये बात पता है। यह गतिशील मेमोरी भी इसको कह सकते हैं। गतिशील मेमोरी तो है ही, ठीक है। जिसको गतिशील में कौन आ जाएगा? डायनामिक आ जाएगा। डायनामिक मेमोरी है ये, रैम की तरह ही होती है ये। गतिशील मैंने बोल दिया तो रैम याद कर लो, रैम की तरह होती है। ठीक है, हार्ड डिस्क की तुलना में कैश मेमोरी की क्षमता बहुत कम होती है। ये याद रखना, इसकी बहुत कम क्षमता होती है। चलो अब आगे चलते हैं। ये आपने देख लिया। अब हम जब आगे बात करते हैं, आपने कैश मेमोरी के बारे में जितनी जानकारी चाहिए थी वो आपने क्या किया, ले लिया है। एक मैं डेटा दिखा रहा हूँ, डेटा इन द सेंस की एक ट्रायंगुलर शेप में मैं आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कभी भी आपको भूलने में मदद नहीं करेगा। जब भी इसे भूलना चाहेंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ सर ट्रायंगल के रूप में कुछ बताए थे। ठीक है, सबसे पहले समझिए कि क्या चीज़ होता है। सो मान लो कि एक पार्ट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और पांचवा ये हो गया। ठीक है, इतने भागों में मैं बांट दिया हूँ। अब मैं कुछ कुछ लाइन लिख देता हूँ जिससे समझने में ज़्यादा आसानी होगा। सबसे पहले तो मैं प्राइमरी मेमोरी का एक पार्ट बनाता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक आएगा तो इंटरनल मेमोरी होगा। क्या होगा? इंटरनल मेमोरी होगा। ठीक है, इंटरनल मेमोरी में क्या क्या आता है वो देखिए। एक तो आता है रजिस्टर। जो भी रजिस्टर होता है ना,
रजिस्टर इसी में आता है। दूसरा कैच मेमोरी जो भी मैंने कैसे पढ़ा है, ये भी इसी में आता है। ठीक है, ये हो गया इंटरनल का। अब कहेंगे सर इसका किस कैटेगरी में आता है, कितना बीट का होता है, कितना बाइट का होता है, वो बता दीजिए। ये जो आप देख पा रहे हैं बाइट, ये खास तौर पे बीट्स में होता है, और कैच मेमोरी केबी में होता है या तो एमबी में होता है। क्लियर। अब हम चलते हैं आगे प्राइमरी मेमोरी पे। ये जो प्राइमरी मेमोरी ये होता है, मेन मेमोरी जिसको कहते हैं, जिसको रैम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैम। ये जो आप देख पा रहे हैं ये होता है क्या, प्राइमरी का ही पार्ट है। प्राइमरी मेमोरी ये होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और ये किस में होता है, ये जीबी में होता है। मैं आपको लिख दूंगा बाद में। अब आगे चलते, ये जो यूएसबी देख रहे हैं क्या है, यूएसबी, या इसको फ्लैश बोलते हैं, फ्लैश मेमोरी। ठीक है, और नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक डिस्क या हार्ड डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क और हार्ड डिस्क जो होता है, ये जो आप देखेंगे ये सेकेंडरी स्टोरेज है। क्या है? स्टोरेज बोलिए, मेमोरी बोलिए, जो भी बोलना है, सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, अब जो एक बात और गौर करने वाली बात है, ये जो आपने देखा यूएसबी का और मैग्नेटिक का। अब यूएसबी मैग्नेटिक से यहाँ से अगर बात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ये पहले मैं बता देता हूँ कि अगर यहाँ अगर लिख दूँ, ये होता है क्या, वोलाटाइल। वोलाटाइल होता है, और ये नन वोलाटाइल होता है। नन, यहाँ से ये लिखो ऊपर, नन वोलाटाइल होता है। ठीक है, वोलाटाइल। बात समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, लास्ट में जो आप देख रहे हैं जो टर्सरी मेमोरी होता है, ये सेकेंडरी हो गया, ये टर्सरी मेमोरी का पार्ट है। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक टेप्स, ये टेप ड्राइव। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये टर्सरी होता है, यहाँ से यहाँ तक का। टर्सरी मेमोरी में स्टोरेज में आता है, जो भी आप समझो। अब समझिए पावर के तौर पे, ये आपका जो होता है मेन मेमोरी होता है जीबी में। ठीक है, ये भी आपका जीबी में यूएसबी हो जाता है। ये होता है टेराबाइट टीबी में होता है, और ये होता है पीबी और ईबी में होता है, पीबी और ईबी में होता है। आप कहेंगे सर ये क्या मतलब है, ये भी बता ही दीजिए। दरअसल ये है क्या, ये समझो कि ये फास्टर एक्सेस का बात है, फास्टर एक्सेस की बात। हायर कैपेसिटी एंड इकोनॉमिकली होता है, पैसा ज़्यादा लगता है, एक कह सकते हो हायर कैपेसिटी, क्षमता ज़्यादा होता है इसमें, बस यही अंतर है। ठीक है, हायर कैपेसिटी की बात करता है। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो वैसा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये छोटा होता है बाइट्स, और जो टेराबाइट्स का पीबी क्या होता है, बड़ा होता है, बस यही अंतर है। आप ये समझिए, ये आप जब बना लिया तो आपके लिए क्या हो गया, बहुत बड़ा चीज़ बन गया। मैं आपको इसको इस तरीके से ले लो और इसको रख लो। क्लियर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेमोरी हायरार्की समझ में। इसको हम अगर लिखना चाहें ना, तो अगर मुझे बोले तो मैं एक बात लिख देता हूँ यहाँ पे, मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेमोरी हायरार्की बोलते हैं। ठीक है, अपने उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया हो। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे जब बढ़ेंगे तो अब एक चीज़ देखने वाले हैं, क्या उम्मीद करते हैं नोट्स भी आपने बना लिया होगा। अब हम लोग देखेंगे कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर की भाषा।
ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। तो आपने एक बात गौर किया होगा कि इसमें भी एक देश या राज्य की अपनी अपनी भाषा होती है ना। देख, किसी भी देश की या किसी भी राज्य की भाषा होती है ना। जैसे मान लियो तमिलनाडु में तमिल भाषा है, ठीक है, केरला में मलयालम भाषा है, असम वहाँ बंगाल जाएंगे तो बंगाली भाषा है। तो इसी प्रकार से इसका भी अपना अपना भाषा, इस भाषा के कारण लोग एक दूसरे से संवाद स्थापित करते हैं। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर में भी क्या होता है, अपनी भाषा होती है। कंप्यूटर ही समझ पाता है, निर्देशों का अनुपालन करता है, गणना कर सकता है, परिणाम देता है। तो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा का विकास जो है प्रोग्रामर करते हैं। कौन करता है? भाषा, जो भाषा बनाता है प्रोग्रामर बनाता है। इसीलिए आप सुनते क्या, भाई साहब तुम क्या करते हो? तो मैं प्रोग्रामर हूँ। इसीलिए पारंपरिक भाषा इस तरह की अपना व्याकरण सिंटैक्स होता है, हर व्यक्ति का अपना सिंटैक्स होता है। अब इसी में जो है तमाम जितनी भी सिंटैक्स होगा हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ जब अगली कक्षा हम लोग लेंगे, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ों को समझा होगा। कंप्यूटर की भाषा तो कल पढ़ेंगे, लेकिन आप जो देखिए कितना अच्छा से मैंने मेमोरी हायरार्की बना दिया है समझने के लिए, कि मेमोरी हायरार्की के बेसिस पे भी क्या करेंगे आप लोग समझ करके यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जाइए पढ़िए। ये तो आपका हो गया, आज मैंने पूर्णतः मेमोरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे एग्जाम में वो मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, अब हम लोग कंप्यूटर की भाषा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। चाहिए, धन्यवाद। बने रहने के लिए इसी प्रकार से जितने भी यूनिट हुआ है उसको अच्छे से कीजिए। धन्यवाद।